तो अभी अपना टॉपिक है जो है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लेते हैं कि क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए कि when any particle performing circular motion, then it is continuously changing its direction or velocity. Due to changing its direction or velocity, an acceleration is producing, which is acting towards the center of circular track. मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो ये इसका जो है यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये इसका जो है पोजीशन वेक्टर है जो किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल बना रहा है, ओके। और ये ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इसका मास क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है और ये थीटा एंगल से यहाँ से ऐसा यहाँ पहुँचता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी। अब ये कैसे, तो अगर ये जीरो पोजीशन पे है मतलब जब डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या बताया गया आपको डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन अपान टी टू माइनस टी वन। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर ये यहाँ है, टी इज इक्वल्स टू टी पर ये इस पॉइंट पर है। तो आप ये देख सकते हो कि फाइनल पोजीशन ये कहाँ है थीटा, तो ये थीटा हो गया माइनस इनिशियली कहाँ कोई एंगल नहीं, देखिए जीरो एंगल है, अपान टी माइनस जीरो, तो ये हो गया थीटा बाई टी और ये ओमेगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा टी। तो कहीं कहीं पे जब जब जरूरत लगेगी तब तक हम लोग जो है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी भी यूज करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं जो है कि और क्या क्या है जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन ड्यू टू चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, दैट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए उसे हम लोग सेंट्रीपिटल, उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया। तो आपने सिंपल सी लैंग्वेज में उसे क्या समझा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ द देन इट इज पार्टिकल चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ओके। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो है इसकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन कैसे है, बिकॉज ये क्या कर रहा है जो है अपनी मोशन के दौरान जो है अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ये इसका जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है जो कि उसके सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों आप बोल सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन अदरवाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता, मान लीजिए कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करता और कांस्टेंट वेलोसिटी होती, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा होता, तो फिर उधर एक्सेलरेशन नहीं आता है। लेकिन ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है जिसकी वजह से हर पॉइंट पर ये अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर देता है। और जब जब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी तब तब जो है अगर चेंज होगी तो उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो है, और जिस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ से जो है आपने देख लिया कि कैसे ये आ रहा है जो है। तो पहले हम लोग जो है पहले तो एज इट इज देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये इधर बताता है जो है। तो आपने यहाँ से देखा कि सिंस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया ओमेगा टी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी, 1 हो गया।
तो आपने एक चीज और देख लिया, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपान ये क्या है, डी टी भी है। अच्छा, एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि ओमेगा इक्वल्स डी थीटा अपान डी टी हो गया। ओके, अब आता है कि अगर हम लोग जो है ये एक्स वाई प्लेन में, एक्चुअली ये एक एक्स वाई प्लेन में है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है और ये अपना ये ओरिजिन है, तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है किसी इंस्टेंट किसी पॉइंट पी पर, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखूं, सिंस द पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, सिंस द पोजीशन वेक्टर at any time t is given by vector r is equals to क्या होगा, x I कैप प्लस y j कैप। असलियत में तो यही होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसा एक देखा जाए तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहां से यहां तक वो होगा r cos थीटा, x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, और इसकी r है ना, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो वो आपने r को रिजॉल्व कर दिया, r cos थीटा r sin थीटा, तो वेक्टर r इक्वल्स टू मतलब ORR वेक्टर r इक्वल्स टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया वेक्टर r इक्वल्स टू r, आपने कॉमन कर लिया और ये हो जाएगा cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j। तो भाई पहले तो ये है किसी इंस्टेंट पे ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, अब हमें आपको क्या चाहिए, हमें आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन के लिए अच्छा ये तो एक है, या ओवरऑल पोजीशन वेक्टर में cos थीटा की वैल्यू अगर हम लोग क्या रख दें ओमेगा टी, तो भी ये वही बात रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी और ये j कैप। ठीक है, तो ये दोनों ही हम कंसिडर कर सकते हैं हम आप। अच्छा, अब अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो पहले हमें कहाँ जाना होगा, वेलोसिटी के लिए। तो पहले अगर हम लोग उस इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन में, तो फिर इसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है। तो आइए पहले जो है वेलोसिटी के लिए ट्राई करते हैं। तो तो देयर सिंस फॉर वेलोसिटी v इक्वल्स टू dr अपॉन dt और v इक्वल्स टू d बाई dt। r का क्या है, r cos थीटा cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। आर को मैंने साइड लाया और अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप, और यहाँ से ये होगा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और ये जे कैप। अभी ओमेगा को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया आर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हो गया वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ओके, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अगर आप इसे देखें तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा आया था, आप इसको मल्टीप्लाई करके i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें, फिर v इक्वल्स टू आर ओमेगा आ जाएगा। क्योंकि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार आएगा, दोनों में कॉमन होगा,
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। एक बात तो आपको दिख गया कि हाँ ये हम पहले से जानते हैं। तो फिर आगे ही बात अब किसकी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो जो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, अब एंड अगेन फॉर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt। तो d बाई dt और ये पूरी वेलोसिटी, तो थोड़ा इसको हम लोग अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो आर ओमेगा तो कॉमन है, निकाल लिया कॉमन। अंदर जाकर जब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन तो ओमेगा इनटू क्या हो जाएगा आई कैप, और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और ये तो फिर से ओमेगा क्या हो गया, कॉमन हो गया। और वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, तो अगर मैं यहां पर ये आर इंक्लूड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दूं आर का, तो आप याद करो कि वो आपका जो पोजीशन वेक्टर आया था, वेक्टर आर इक्वल्स टू ही बन जाएगा ये। तो कर देते हैं। देखिए एक तो आपका ये इक्वेशन बन गया, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप, और ये हो गया वेक्टर आर। तो आर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक माइनस साइन आया है क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर है, तो बिल्कुल आएगा क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, और जो पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर, वो किधर है, आउटवर्ड। आप इसे पोजीशन वेक्टर बोलो उस इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, या रेडियस वेक्टर। अब रेडियस इसलिए क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, तो जो है वो जो डिस्टेंस है, वो जो पोजीशन है, वही किस में बदल जाएगी, रेडियस वेक्टर में। तो इसलिए जो रेडियस वेक्टर है वो किधर है, उसका जो है एक्चुअली वो एक्टिंग आउटवर्ड, मतलब वो किधर इंडिकेट करता है, आउटवर्ड। और जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किधर है, सेंटर की तरफ। इसलिए ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ एक माइनस साइन है। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट्स सेंट्रीपिटल एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया जो है। अगर मैं इसका मॉड ले लूं, अगर हम लोग इसका जो है मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब मॉड में जाते ही सब प्लस हो जाएगा। तो आ गया जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब थोड़ा इसके और भी केसेस देख लेते हैं और इसके केसेस क्या हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो केस स्टार्ट होता है, केस कैसा स्टार्ट हो रहा है, देखिए केस है कि सिंस वी नो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर, तो मैं लिख सकता हूं आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो क्या आ गया ये v ओमेगा, एक फार्मूला ये भी बन गया। मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, एंड यहां से देखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, v बाई आर, ये रख दीजिए इधर, पुट कीजिए, पुट इन 1, देयरफॉर AC इक्वल्स टू R इंटू
वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट गया तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। आपका एक फार्मूला ये भी आ गया, कितना, थर्ड। तो आपने देखा कि इस तरीके से आपके जो है 3 डिफरेंट फॉर्म्स मिल गए आपको, जो कि तीनों के तीनों जो है बस केवल अलग अलग फॉर्मेट में है, बट तीनों ही सेंटर की तरफ इंडिकेट करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही होता है जो है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन, और कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then a force is acting towards the center of circular track. This force is called, या such type of force is called centripetal force. तो आपके लिए पतली छोटी सी हेडिंग हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है आपसे when a particle performing circular motion, then when a particle performing uniform circular motion, then a force is acting towards the center of circular track. Such type of force, that's force is called centripetal force. So since we know that about force F equals to m into a, अब यहाँ a equals to ac है, तो since ac equals to क्या है, v square by r, therefore centripetal force F equals to m into v square by r। आप जो AC की वैल्यू आई रखते जाएं, तो FC equals to m r omega square and FC equals to m v omega। ये यहाँ भी वही 3 फॉर्म बनेंगे, 1 2 3। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का केस, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का केस सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये भी सेंटर की तरफ लगता है और रेडियस वेक्टर की तरफ होता है आउटवर्ड। तो अगर इन्हें वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो, नोट डाउन करना हो, तो ये भी जो है वही सेंस देंगे जो सेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता रहा था। ओके, तो मतलब कि ये जो है जरा डायरेक्ट आप अगर इसे देखें कि वेक्टर एफ सी इक्वल्स टू, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और ये वेक्टर माइनस साइन इसलिए क्योंकि सेंट्रीपिटल, बिकॉज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक एंड रेडियस वेक्टर इज इंडिकेटेड जस्ट आउटवर्ड, या इंडिकेटिंग जस्ट आउटवर्ड, और ये जस्ट इनवर्ड। ओके, तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ से आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप जो ये डेरिवेशन आपने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यही सेम डेरिवेशन हम लोग एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, और वो मेथड होगा थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफ से थोड़ा सा जो है वेक्टर डायग्राम खींच के आप कैसे उसको फाइंड आउट, हालांकि रोल सब वही है लेकिन कैसे आप ले आएंगे दिखाएं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ये होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक बार फिर से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक तरीके से सेकंड मेथड है। कभी कभी किसी बुक में ये जैसे अभी आपने सॉल्व किया ये मैथमेटिकल मेथड था, और वो मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों वो ग्राफ से जो है। ओके, तो अगर आप जो है इसको देखें तो कैसे जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो आप देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से किसी टाइम t1 पर यहाँ आता है और फिर वही पार्टिकल यहाँ पहुँचता है
और यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है और फिर यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है और ये जो एंगल है, ये आप सब कहानी जानते हो कि ये डेल्टा थीटा। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जो एंगल की स्टोरी है, ये एंगल है डेल्टा थीटा। ओके, तो आप इतना आपको आइडिया है कि जो है ये और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, v होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड के लिए हम लोग ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पर ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये v1 है और ये अपना ऐसा v2 है और ये जो है पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। ठीक है, तो हम लोगों को बिल्कुल पूरा आइडिया है कि और ये जो है a से b तक की जो डिस्टेंस है, जो लीनियर डिस्टेंस है, वो क्या है, डेल्टा s है। पूरा पता है जो है। तो फ्रॉम, देखिए यहाँ से दो फिगर निकल के आते हैं हमारे सामने। अगर मैं इसे थोड़ा ऐसा आगे ले जाऊं और इसे ऐसा टेंजेंट बनाऊं तो जो ये एंगल बन रहा है, मतलब कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डेल्टा थीटा, ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा और ये है v1 और ये है v2, बट हियर v1 is nearly equivalent to vt या equivalent to v2, तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ये जो है दोनों इक्वली हैं। नियरली इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट कर लो, फिर भी जो है चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन में चेंज होने के कारण इसमें जो चेंज आएगा ये इक्वल है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये इक्वल ही होंगे। बट अब इसे इक्वल इसलिए नहीं मैं बता रहा हूं आपको या लिखने के लिए रेडी हो रहा हूं, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन उनका मैग्नीट्यूड से, अच्छा वो तो है क्योंकि यूनिफॉर्म है तो उसमें स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। अब ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस पॉइंट पर, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हैं। इसीलिए बस जो है यहाँ पे ये v1 और v2 है। इसे आप ऐसा कह सकते हो कि नियरली इक्विवेलेंट, दे मे बी नियरली इक्विवेलेंट लगभग बराबर है। तो डेल्टा v क्या आ गया, और नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, मतलब v1 और v2 है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा होगा। ओके, तो आपके सामने जो है एक फिगर ये है, फिगर फर्स्ट, और ये है फिगर सेकेंड। तो फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एक तो आपको ये मिल गया जो है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम फिगर सेकेंड क्या आ गया, एंगल इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है जो है, एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा v, थोड़ा हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, डेल्टा v बाई, और मैंने वहां बताया है कि ये जो है नियरली इक्विवेलेंट है, तो ये जो है या इनका जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा v, तो डेल्टा v बाई क्या हो गया, v। ओके, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जरूर इक्वल होगा। ये हो गया सेकेंड। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई v, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा t, डिवाइडिंग both side by delta t, 1 by r delta s upon delta t is equals to 1 by v delta v by delta t. Okay, now taking limit both side, taking limit डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, मतलब हम लोग इसे एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं, बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टू 0
और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपान वी इंटू लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ये हो गया 1 अपान आर और ये डी एस अपान डी टी और ये हो गया 1 अपान वी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो बस हो गया ये v इधर। अच्छा, डी एस अपान डी टी इक्वल्स टू क्या होगा v, ये हो गया v बाई आर इज इक्वल्स टू 1 अपान वी इंटू मॉड ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। और अगर आप इसे देखें तो ये यहाँ से हम आप ऐसा ले सकते हैं कि ये जो है मॉड ऑफ डेल्टा वी है। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ डेल्टा वी, इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल रहा है हमें, मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो ये ए सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए वी स्क्वायर बाई आर, लीजिए आपका डेरिवेशन आ गया। अब यहां से सिंस वी नो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, देयरफॉर ac इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया, ac इक्वल्स टू क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर और आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो आर ओमेगा क्या होता है v, तो ये आ गया v ओमेगा। तो आपने यहां से देखा कि इसके जो है दो मेथड हैं, प्लीज आप इसे नोट करें फटाफट। तो ये इस प्रकार से आपका जो है दोनों मेथड आ गया सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का। अब आप देखें कि आपको फोर्स भी क्लियर हो गया, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी क्लियर हो गया। अब है कोनिकल पेंडुलम। तो हम लोग जो है जरा कोनिकल पेंडुलम पे डिस्कस कर लेते हैं। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम और इसके यूनिट और डायमेंशन वही होगी जो आपने 1D में पढ़ा है। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन L⁻²। बस ये एक स्पेशल केस है मोशन का, क्योंकि सर्कुलर मोशन में उसकी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद भी वहाँ एक्सेलरेशन आता है, इसीलिए इसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के नाम से और सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए हम लोगों ने इसका सबसे बढ़िया और सुटेबल नाम रखा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। और अब आता है जो कोनिकल पेंडुलम, नेक्स्ट हेडिंग इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल कोनिकल पेंडुलम, अगर आप देखें तो कोनिकल पेंडुलम जो है कुछ तो भी कोई ऐसी चीज, वैसे अभी मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं है तो हैमर से ही काम चला लेते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करे इस तरह से, मतलब आप इसे बॉब समझ लें और ये रहा आपका, तो ये जब और ये रही जो है जो ये इसका हैंडल है, जो ये हैंडल है उसको आप स्ट्रिंग समझें और ये जो हैमर का जो है मेन पार्ट है जो हैमरिंग करता है, इसे आप जो है बॉब समझ लीजिए। तो जब कोनिकल पेंडुलम ऐसा पेंडुलम जैसा टू एंड फ्रो मोशन ना करके कैसा मोशन करे, ये कुछ इस प्रकार से, मतलब उसका जो स्ट्रिंग है वो एक कोन डिस्क्राइब करे और जो ये हैमर का जो सबसे वेटेड पार्ट है ये सर्कुलर मोशन करे। ओके, तो ऐसे मोशन को, ऐसे सिंपल पेंडुलम के मोशन को कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ओके, कि when simple pendulums bob performing circular motion and its string describes a cone, such type of motion of simple pendulum are called conical pendulum. ओके, तो आइए देखते हैं जो है एक बार डायग्राम में आपको दिखा दिया जाए। तो आप इमेजिन कीजिए कि पहले जो है बॉब यहाँ था,
जिसका मास m और ये जो है लेंथ